कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में रस, जो हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक चल रहा था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छे से हमने रस पढ़े और उसके जो अंग है और उसके जो भेद है, सबको हमने अलग अलग करके क्लियर यहाँ पर किया और उदाहरण सहित हमने उसको समझा। तो किसी भी बच्चे को अगर इन पिछले जो हमारे सेशंस थे, इन सेशंस में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो सारी समस्या आप हमें बता सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और बाकी आपका जो हिंदी व्याकरण की जो हिंदी की जो आपकी 36 पाठ्य पुस्तिका है, ये आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और कृतिका जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है, इसमें हम आज आपके सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, मेरे संग की औरतें। इस पाठ को हम रिवाइज कर रहे हैं आपके हिंदी कृतिका जो आपकी भाग 1 पाठ्य पुस्तिका है, उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। मृदुला गर्ग जी द्वारा ये चैप्टर आपका लिखा गया है। तो पाठ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो पाठ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब भी प्रश्न उत्तर आते हैं तो पाठ से ही आते हैं। तो आप अगर एक पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पाठ के प्रश्न उत्तर करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका चैप्टर 2 है आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का, और चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें। यहाँ पर चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग जी जो है इसकी लेखिका है, और क्या कहती है मृदुला गर्ग जी अपने इस पाठ में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मेरी एक नानी थी, यानी कि वो अपनी कहानी बता रही है इस पाठ के जरिए। मेरी एक नानी थी और जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि जो उनकी नानी थी, उनकी जो मृत्यु थी वो उनकी माँ की शादी होने से पहले ही हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी नानी को कभी नहीं देखा। और नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को ही खुद कहानियां कहनी पड़ी। तो क्या होता है, जब बच्चे ज्यादातर अपनी नानी से, अपनी दादी से कुछ ऐसी लोक कथाएं, कुछ ऐसी कहानियां सुनते हैं जिनसे उनको प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने मिलता है, या प्राचीन चीजों के बारे में, बातों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, लोगों के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। लेकिन लेखिका कहती है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ। यानी कि उनकी जो नानी थी, उनका देहांत उनकी माता के विवाह के पहले ही हो चुका था। तो इसीलिए वो कहती हैं कि हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी, यानी कि अपने आप हमें कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, हमने नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका मर्म समझ में आया। यानी कि वो कहती है हमने नानी से कहानियां भले ही ना सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी हमने सुनी थी, और उनकी कहानी का जो मर्म था, यानी कि उनकी कहानी का जो उनकी कहानी में जो एक मिठास थी, उनकी कहानी का जो दुख था, वो बाद में हमें समझ में आया। क्योंकि पहले तो इतना ही हमने जाना कि जो मेरी नानी थी, क्योंकि मोटे तौर पर जब मम्मी हमें बताती है कि किस तरह की उनका पालन पोषण हुआ, किस तरह के उनके माता पिता थे, तो वो कहती है कि पहले तो हमने इतना ही जाना कि जो मेरी नानी थी वो पारंपरिक थी, अनपढ़ और
पर्दानशी औरत थी, यानी कि वो एक पारंपरिक औरत थी, अनपढ़ थी और पर्दे में रहने वाली महिला थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। यानी कि वो एक सीधी सादी महिला थी और शादी के तुरंत बाद उनके पति बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, यानी कि वकालत सीखने के लिए, वकालत करने के लिए वो विलायत यानी कि विदेश चले गए थे, दूसरे देश चले गए थे। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वो डिग्री लेकर लौटे और विलायती रीति रिवाज के साथ जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। तो क्योंकि नानी इतनी ज्यादा सीधी सादी थी, इतनी ज्यादा सरल स्वभाव की थी कि उनके पति जो अब विलायत से बैरिस्ट्री करके आए हैं, विलायत से वकालत सीख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं, तो क्योंकि वो विलायत से आए हैं और वो एक उम्र के इस पड़ाव में विलायत गए हैं कि जब वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनके अंदर एक नया जोश है, एक नया उत्साह है, तो वो वहां से जब वो लौटते हैं तो उनके सारे जीवन बसर करने के, जीवन को जीने के जो रीति रिवाज होते हैं, जो ढंग होते हैं, जो तरीका होता है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन इन सभी चीजों का, नाना जी की इन सभी चीजों का नानी पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी कि उन्होंने अपनी किसी भी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद का इजहार कभी भी अपने पति पर नहीं किया। यानी कि कभी भी उन्होंने इस बात को अपने पति के सामने नहीं रखा कि उनको ये चीज पसंद नहीं है, उनको ये चीज पसंद है, या उनकी ये इच्छा है कि वो भी ये सब करे, या उनकी आकांक्षा है कि वो अपने जीवन में ऐसा कुछ करे। तो वो बहुत ही अलग किस्म की थी। पर जब कम उम्र में नानी ने अपने आप को मौत के करीब पाया, यानी कि जब बहुत कम उम्र में उनकी जो नानी थी, उन्होंने अपने आप को मौत के करीब पाया, तो शायद उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई होगी, शायद कुछ ऐसा उनको कोई बीमारी या कुछ ऐसी चीज उनके साथ हो गई होगी कि उन्होंने जब बहुत कम उम्र में अपने आप को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, यानी कि उसके बाद 15 वर्षीय इकलौती बेटी, यानी कि लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ, जो उनकी माँ थी, उनकी शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वह एकदम से मुंहजोर हो उठी। यानी कि उनको अब क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु जो है वो करीब आ गई है, यानी कि मृत्यु अब उनके नजदीक है। शायद उनको कुछ ऐसा आभास हो गया था अपने शरीर को देखकर, तो सबसे ज्यादा उनको डर सताया कि उनकी जो 15 वर्षीय बेटी है उसकी शादी का, कि वो उसकी शादी कैसे करेंगी, क्योंकि वो अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है, इतना सब कुछ उसने नहीं सीखा है। तो वो एकदम से मुंहजोर हो उठी। तो मुंहजोर का अर्थ यहाँ पर है कि बहुत ज्यादा बोलने वाली, यानी कि आज तक जो बिल्कुल चुप रहती थी, जो बिल्कुल ना के बराबर बोलती थी, जिसको अपनी इच्छा से, अनिच्छा से, अपनी पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं था, आज वो अपनी बेटी के कारण बहुत ज्यादा बोलने वाली हो गई थी। क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी अगर कोई दौलत होती है तो वो उनके बच्चे होते हैं। तो उनकी इकलौती एक बेटी थी, और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी, तो उनको ये था कि कैसे न कैसे उनकी बेटी का समय रहते विवाह हो जाए या अच्छे घर में वो चली जाए। तो नाना से उन्होंने कहा वे पर्दे का लिहाज छोड़कर, अब जो पहली बार उन्होंने मुंह खोला कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त और स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। जो महिला आज तक पर्दे में रही, यानी कि किसी से वो बहुत ज्यादा वो किसी से नहीं बोलती थी, किसी से बात नहीं करती थी, अक्सर वो पर्दे में रहती थी, यानी कि वो लोगों के सामने ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए पर्दे का लिहाज छोड़कर जो उनके नाना के दोस्त थे, फ्रेंड थे, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी, उनसे वो मिलना चाहती थी। सब दंग और हैरान रह गए। इस बात को सुनकर सभी लोग दंग और हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आज आखिरी वक्त में वो एक अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। यानी कि
उन्होंने लोग आश्चर्य में पड़ गए, सब दंग रह गए कि जिस पर्दा नशी औरत ने, यानी कि जो हमेशा पर्दे में रहती थी, जो हमेशा कम बोलती थी, जरूरत के मुताबिक ही वो बोलती थी, या अपनी इच्छा आकांक्षाओं को उसने कभी ऊपर नहीं रखा, तो ऐसी महिला जो अपने पति से भी बहुत कम बोलती हो, यानी कि जिसने अपने पति के सामने भी कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की या कोशिश ही नहीं की कहे तो ऐसी औरत, ऐसी महिला आज किसी दूसरे इंसान के साथ, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना चाहती है और उनसे कुछ बात करना चाहती है, तो पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। और नाना जो थे वो उन्होंने भी इस वक्त उसमें वक्त की कमी देखी, यानी कि उन्हें भी लग रहा था कि शायद अब उनकी पत्नी ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ इस तरह का उनको भी आभास हो चुका था कि शायद उनकी पत्नी अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। तो उन्होंने इस वक्त की कमी को समझा, मौके की नजाकत को समझा कि अब ये सही मौका है कि ये अपने मन की बात किसी को कहे, और इस तरह के उन्होंने सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय, यानी कि अपनी पत्नी से उन्होंने एक बार भी इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया, कुछ भी उन्होंने ऐसा पूछना या बताना जरूरी नहीं समझा अपनी पत्नी को, और फौरन वो अपने दोस्त को लिवा लाए और अपनी पत्नी के सामने हुजूर में पेश किया, यानी कि अब अपनी वाइफ के सामने, अपनी पत्नी के सामने उन्होंने अपने दोस्त को प्रस्तुत कर दिया। तो अब जो नानी ने कहा, यानी कि अब जो नानी ने उनसे कहा, लेखिका कहती है, क्योंकि ये सारी बातें जो है उनकी माँ ने उनको बताई है कि किस तरह की कहानी, क्या क्या उनकी नानी के जीवन में हुआ था। तो अब जो नानी ने उनसे कहा वह भी हैरत अंगेज था, यानी कि बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वचन दीजिए मेरी लड़की के लिए वर आप ही तय करेंगे, यानी कि आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी बेटी के लिए वर आप ही तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति जो हैं वो साहब हैं, और बहुत बड़े साहब हैं, यानी कि क्योंकि वो बैरिस्ट्री करके आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का विवाह आप तय करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति है वो साहब है और मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो क्या हो, फरमादार, यानी कि आज्ञाकारी हो, यानी कि किसी साहब का आज्ञाकारी हो, किसी के हुक्म पर चलता हो। ऐसे व्यक्ति से मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी, और आप किसी अपनी तरह, यानी कि अपने जैसा कोई आजादी का सिपाही ढूंढ कर लाएं और उसकी शादी करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी कि जो साहबों की गुलामी करे, जो साहबों का आज्ञाकारी बने। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा पति ढूंढना चाहती हूँ जो आपकी तरह एक सिपाही हो, आजादी का सिपाही हो, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। तो अब कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून था। तो देखिए, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, जिस औरत ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी आजादी के बारे में नहीं सोचा, कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे भी जीवन में खुल के जीना चाहिए, मुझे भी जीवन में खुलकर अपनी इच्छाओं अनिच्छा को इजहार करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को रखना चाहिए लोगों के सामने, अपने लिए जीना सीखना चाहिए, अपने इस पर्दा प्रथा को छोड़कर स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से कपड़े पहनने चाहिए, अपनी इच्छा से खाना चाहिए, अपनी इच्छा से लोगों से बात करनी चाहिए। आज वो महिला, यानी कि जो अपनी स्वतंत्रता का जिसको कुछ भी नहीं पता है, यानी कि जो अपनी स्वतंत्रता से पूरी तरह बेखबर है, उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए इतना ज्यादा जुनून होगा, ऐसा देखकर जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। और लेखिका कहती है कि बाद में मेरी समझ में आया, दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद ख्याल रही होंगी, यानी कि जो उनकी पर्सनल लाइफ थी अपनी, जिसको वो कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं करती थी, वो उस समय पर
अपने जीवन में बहुत ज्यादा आजाद ख्याल की थी। ठीक है, उन्होंने नाना जी की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, यानी कि उन्होंने कभी नाना जी को नहीं टोका, कभी नाना जी को नहीं रोका, कभी नाना जी के सामने अपनी इच्छाओं को नहीं रखा, पर वो अपने आप में एक स्वतंत्र ख्याल की थी, अपने आप में एक आजाद ख्याल की महिला थी और ना उसमें साझेदारी की और ना उसमें कोई साझेदारी की, यानी कि अपने पति का जो उनके पति का जो जीवन था, चाहे तो वो अपने पति के साथ विलायत जा सकती थी उनके साथ और अपने पति की तरह रहन सहन अपना सकती थी, अपने पति की तरह खान पान अपना सकती थी, अपने पति की तरह बड़े लोगों में उठना बैठना कर सकती थी। तो उन्होंने कहीं पर भी उनके जीवन में कोई साझेदारी नहीं की, उनके जीवन में कहीं पर भी कोई दखल उन्होंने नहीं दी, पर अपनी जिंदगी उन्होंने अपने ढंग से जी, यानी कि अपने तरीके से जैसे वो जीना चाहती हैं अपने तौर पर उन्होंने अपनी जिंदगी को जी। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, जो दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर होने में असली आजादी से ज्यादा थी, यानी कि ये उन्होंने कहा उनकी एक सोच थी कि अगर मैं पारंपरिक हूँ, अगर मैं घरेलू हूँ, अगर मैं खामोश जिंदगी जी रही हूँ, तो इसके हिसाब से मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी है उन लोगों के हिसाब से कि वो जो दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर है, यानी कि जो दूसरों को दिखाने के लिए, उन्हें कपड़े भी पहनने हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, उन्हें खाना भी खाना है तो स्टाइल से खाना है दूसरों को दिखाने के लिए, उन्हें अपना बात भी करनी है तो इस तरह से करनी है कि सामने वाले को बुरी ना लगे या सामने वाला उसका मजाक ना बनाए। तो वो कहती है कि मेरा ये पारंपरिक ढंग कहीं अच्छा है उस तरह, यानी कि दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर होने से ज्यादा, यानी कि वो कहती है मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को कम से कम अपने तरह से तो जी रही हूँ। अब कहती है, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा और ढेला एक न था, यानी कि वो कहती है कि मेरे आखिरकार उन्हीं के कारण मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे और होनहार लड़के से हुई कि जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया कि आपने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है तो आप आईसीएस का एग्जाम नहीं दे सकते। और क्योंकि एक ऐसा लड़का उन्होंने नहीं ढूंढा कि जो पहले से ही खानदानी हो, जिसके पास खूब सारा पैसा हो, तो उसकी जेब में एक भी पुश्तैनी ढेला पैसा नहीं था, यानी कि वो कभी भी इस तरह का नहीं रहा कि वो दूसरों पर डिपेंड रहे या दूसरों के पैसों पर वो जिए। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने के और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब लेखिका कहती हैं अपनी माँ के बारे में, वो कहती हैं कि जो मेरी माँ थी वो अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर हमेशा सादा जीवन और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई और हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी भी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर खा जाती थी। रात रात पर जागकर वे उसे पहनने का प्रयास करती थी और जिससे कि उन्हें दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास, यानी कि जो मेरी दादी थी, वो कहा करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। तो वो कहते हैं कि हमारी बहू, वो इतनी नाजुक थी उनकी माँ, लेखिका की माँ, तो वो कहती हैं कि उनकी सास जो थी वो इस तरह से मजाक बनाती थी कि वो कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी, यानी कि बिल्कुल भी कोई भी उनको ज्यादा उनको परेशान नहीं करना है। और गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से
उतारने की पेशकश नहीं की, यानी कि कभी भी उन्हें जो जिस जगह पर वो थी वहां से उन्हें हटाने की किसी ने कोशिश नहीं की। सबसे क्यों नहीं की? क्योंकि इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके जो ससुराल वाले भी थे, साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे और बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई में वे सब अंग्रेज थे। और मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। यानी कि जो उनकी ससुराल वाले थे, उनकी माँ के जो ससुराल वाले थे, वो साहबों के से खासे अभिभूत थे। यानी कि वो साहबों, जो बड़े साहब होते हैं, जो विलायत में पढ़कर आए हुए लोग होते हैं, उनसे उनसे बहुत ज्यादा बनती नहीं थी उनकी। और खास तौर पे क्योंकि इनके जो नाना थे, जैसे कि अभी बात बताई, उन्होंने अपनी नानी की बात बताई थी कि उनके नाना विलायत से यहाँ पर बैरिस्ट्री पढ़कर आए हुए थे। तो नाना बस केवल जात से हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे से हो, चाहे रंग ढंग से हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से हो, सब चीज में वे अंग्रेज थे। और वो लेखिका यहाँ पर कहती हैं कि मजे की बात यह थी कि हमारे देश में जो आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। यानी कि नाम से वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो अंग्रेजों के बहुत बड़े प्रशंसक थे। यानी कि जैसे गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। यानी कि जो भले ही देखिए यहाँ पर बताया गया कि नेहरू जी हो, चाहे गांधी हो, चाहे मेरे पिताजी के घर वाले, यानी कि लेखिका अब अपने घर वालों की बात कर रही है, अपनी दादा दादी की बात कर रही है कि भले ही जो लड़का है वो आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते उसकी जेब खाली हो जाए और शोहरत सिर करता रहे और दबदबा लेकिन केवल उसके साहबी ससुर का ही था। जो साहब बने हुए ससुर हैं, जो अंग्रेजों से अंग्रेजी पढ़े हुए जो ससुर हैं, उनका ही दबदबा था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंप दी थी। उसमें रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह वो कहती है कि माँ अपनी शख्सियत थी, उनमें खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली हुई थी कि वे परिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। उनसे ठोस काम करने वाली सोच भी नहीं रख सकता। हाँ, हर ठोस और हवाई काम करने के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि जो माँ थी उनकी एक अपनी अलग शख्सियत थी। उनमें सबसे पहले खूबसूरती थी, नजाकत थी और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता बहुत ज्यादा उनमें घुली मिली थी। और जो वे परिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी, यानी कि उनका एक लोगों में जो उनका एक रौब था वो बहुत ज्यादा था। तो कोई भी काम करने से पहले उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी, यानी कि उनसे एक बार जरूर पूछा जाता था। तो अब वो कहती है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना है, लेखिका कहती है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन से ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों को ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिता भी। तो वो कहते हैं, लेखिका कहती है कि
जो हमारी परवरिश हुई, यानी कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में उनकी माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। केवल उनकी माँ ने ही उनकी एक ममता से उनकी परवरिश की। बाकी तो सब प्राणी जो है मुस्तैद यानी कि चुस्त रहते थे, तैयार रहते थे उनकी उनसे पालन पोषण में उनकी। तो वो कहते हैं चाहे मेरी दादी हो, चाहे मेरी दादी की जेठानियां हो या फिर खुद घर के मर्द जात यानी कि चाचा हो, ताऊ हो या हमारे पिताजी हो। पर यहाँ पर एक बात उन्होंने कही, पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था, कि मेरी माँ हमेशा कोमल रहती थी, मेरी माँ हमेशा ममता से भरी रहती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ को आजादी का जुनून मेरी माँ के अंदर नहीं था। वह भरपूर था और वह अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही। वो कहती हैं कि मेरी माँ के अंदर भी जो आजादी का जुनून है ये भरपूर था और अपने तरीके से वो उसे निभाती भी रही। जाहिर है कि जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से पड़ता है। तो अब लेखिका कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर जुनून आपका आजादी का है, आजादी का जुनून आपने पाल रखा है, तो उसे निभाना भी आजादी से पड़ता है। जिस तिस से पूछ कर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, यानी कि अगर आप आजादी से कोई काम कर रहे हैं तो उसको आपको एक दूसरे से पूछ कर नहीं, खुद अपने तरीके से करना होता है, खुद अपने तरीके वहां पर अपनाने होते हैं। तो वो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, यानी कि हमने अपनी माँ को कभी भी एक भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। यानी कि उन्होंने कभी हमें ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया और ना हमारे लिए खाना पकाया और ना ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। अब लेखिका कहती है कि हमारी माँ को हमने कभी भी जैसे एक भारतीय माता अपने बच्चों को पालती है, ऐसा हमने कभी भी अपने माँ से नहीं सीखा। यानी कि उन्होंने कभी भी हमने हमारे लिए खाना नहीं बनाया, कभी भी एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू बनने की सीख हमें नहीं दी। और कुछ अपनी बीमारी के चलते वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। यानी कि पहले तो कुछ ऐसी चीजें थी कि उनको कुछ बीमारी थी, कुछ परेशानी थी, तो उससे वो परिवार नहीं संभाल पाती थी, घर परिवार नहीं संभाल पाती थी। और दूसरा, उसमें सबसे बड़ा हाथ उनकी अरुचि का था, यानी कि उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था घर के कामों में, ज्यादा वो नहीं करना चाहती थी। और उनका ज्यादा वक्त जो था, लेखिका यहाँ पर कहती है कि उनकी माँ का जो ज्यादा वक्त था वो किताबें पढ़ने में बीतता था। यानी कि ज्यादा वक्त वो किताबें पढ़ा करती थी और बाकी वक्त वो साहित्य पर चर्चा करती रहती थी या संगीत सुनती रहती थी। और ये सब काम वो बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी, यानी कि वो बिस्तर पर लेटे लेटे ये सारे काम किया करती थी। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते और ना ही एक आम औरत होने की अपेक्षा उनसे करते थे। यानी कि लेखिका कहती है कि क्योंकि इतना सब कुछ था और फिर भी उनके ससुराल के जो अन्य सदस्य थे, यानी कि जैसे उनकी सास या उनकी जेठानी या उनके परिवार के और लोग, ना तो कभी भी उन्हें नाम रखते थे, यानी कि कभी भी उन्होंने उनको ऐसा नहीं कहा कि हमारी बहू कुछ काम नहीं करती या हमारी बहू घर में खाना नहीं बनाती या हमारी बहू बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं करती। तो और ना ही कभी उन्होंने दूसरी औरतों की तरह उनसे कोई अपेक्षा रखी, यानी कि दूसरी औरतों की तरह कभी ये सोचा कि हमारी बहू भी काम करेगी या अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी भी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि
आखिर ऐसा क्या था कि उनमें सबकी श्रद्धा क्यों थी? सब उनको इतने अच्छे से ट्रीट कर क्यों करते थे? क्योंकि जबकि कभी भी वह पत्नी, माँ और बहू, इन तीनों में से किसी भी के जो प्रचारित कर्तव्य होते हैं, यानी कि एक माँ के कर्तव्य क्या होते हैं, एक बहू के कर्तव्य क्या होते हैं, एक पत्नी के कर्तव्य क्या होते हैं, इसमें उन्होंने इन सब का कभी भी ढंग से पालन नहीं किया। तो अब लेखिका कहती है कि साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। अभी तक वो कहती हैं कि मेरी समझ में अभी तक केवल एक ही कारण था, क्योंकि उनके जो नाना थे, यानी कि लेखिका की माँ के जो पापा थे, वो साहब थे, और शायद इस साहबी खानदान के कारण एक कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और वे एक की गोपनीय बात को कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। और पहले कारण के कारण ही उन्हें घर वालों के पहले के कारण ही उन्हें घर वालों में आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। और दोस्त तो वे हमारी भी थी। लेखिका कहती है कि जो हमारी माँ है, दोस्त तो वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। अब लेखिका कहती है कि माँ की जो एक भूमिका होती है, कि माँ के जो कर्तव्य होते हैं, माँ का जो काम होता है, उस भूमिका को हमारे पिताजी बहुत अच्छे से निभा दिया करते थे। अब लेखिका बताती है कि मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक की बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी वह हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इस निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी कि वो कहती हैं कि हमारे घर में जबकि हम छह भाई बहन थे, और 6 बच्चे थे, और बाकी परिवार के सदस्य थे, इतने सब कुछ लोग परिवार में होते हुए भी उनके परिवार में बहुत ज्यादा निजित्व था, यानी कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ थी। लोग एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे, एक दूसरे की बातों को दूसरों के साथ नहीं शेयर करते थे। बिल्कुल भी मतलब ऐसा माहौल घर में नहीं था कि एक दूसरे की चुगली की जाए, एक दूसरे की बातें बनाई जाए। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि इसी कारण जो हम 3 बहनें थी और जो हमारा भाई था छोटा, हम लेखन के हवाले हो गए, यानी कि हमने लेखन कार्य करना शुरू कर दिया, हमने लिखना शुरू कर दिया, और कभी भी हमें किसी ने नहीं रोका, किसी भी ने भी नहीं टोका। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि लीक से खिसक के, यानी कि लीक से थोड़ा सा हट के, जिस तरह से महिलाएं होती है, एक परंपरा चली आती है, तो वो कहती हैं कि इस परंपरा में केवल मेरी माँ और नानी ही नहीं थी, एक परदादी भी ऐसी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, यानी कि उन्हें कुछ हटके करने का शौक था, अपने जीवन में कुछ अलग करने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था, उन्होंने अपना एक प्रण ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, यानी कि अगर खुदा के अनुग्रह से या खुदा की दया से, यानी कि भगवान की दया से, अगर उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी को दान कर देंगी। तो उन्होंने एक कसम खाई हुई थी, उन्होंने एक व्रत ले रखा था अपने जीवन में कि अगर भगवान की दया से कभी मेरे पास 2 से ज्यादा धोतियां हो गई तो मैं तीसरी को हमेशा दान कर दूंगी। और जैन समाज में अपरिग्रह, यानी कि संग्रह ना करना या किसी से कुछ ग्रहण ना करना की जो सनक, वो बिरादरी के बाहर की हरकत नहीं मानी जाती। यानी कि जो जैन समाज है, इसमें अपरिग्रह, यानी कि किसी भी चीज का दान करना, किसी भी चीज को संग्रह ना करना,
बिरादरी से बाहर की हरकत नहीं मानी जाती। तो इसीलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा देखने को तब मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई और मेरी परदादी दादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतहू का पहला बच्चा लड़की हो। तो ये बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए, जब एक लड़का होना, परिवार में एक कुल का दीपक होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ज्यादातर महिलाएं लड़के के ही फेवर में रहती थी कि हमारा पोता होना चाहिए, हमारा पोता होना चाहिए, हमारा पोता होना चाहिए। लेकिन वो अपनी परदादी की बात कहती हैं कि उनकी परदादी ने मंदिर में जाकर ये मन्नत मांगी कि उनकी पोतहू का अगर पहला बच्चा होता है तो वो हमेशा लड़की हो। और यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान के बीच और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान भी कर दिया कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे नहीं मिलती थी। यानी कि जो भी ये फितूर उनको चढ़ा हुआ था, इसकी कोई एक जरूरी वजह लोगों को नहीं मिली। और यह भी नहीं कि कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई है। और ऐसा नहीं था कि जैसे कभी ये होता है कि लोगों के खानदान में कई पुश्तों से बेटी पैदा नहीं होती, तो वो इस तरह का फितूर वो अपनाते हैं, इस तरह की कल्पना वो करते हैं, इस तरह से वो मन्नत करते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। इसीलिए माँ बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। और क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, जहां पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी कि नियम से मंदिर में जाकर वो हमेशा इस मन्नत को दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। तार बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर तन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी अनुमान नहीं रहा होगा। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से जो लेखिका है वो अपने परिवार के लोगों को ही लेकर, यानी कि अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी माँ, उन सब के ही बारे में, जैसे आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं मेरे संग की औरतें, तो किस तरह से उस समय भी लोगों की सोच में, लोगों की समझ में कितना ज्यादा अंतर था। एक जो महिला जिसने कभी भी स्वयं की आजादी के बारे में नहीं सोचा, कभी भी अपनी आजादी के लिए नहीं सोचा, लेकिन वो देश की आजादी के बारे में इतना सोचती है। और दूसरा, जो लेखिका की माँ है, उन्होंने भी बहुत ही अलग लीक से हटकर उन्होंने उस समय पर, जिस समय पर बहुओं को एक तरह से कहें तो बहुत ही ज्यादा घर के कामों के लिए ही उनको जाना जाता था कि वो, उनका काम केवल घर पर रहना है, बच्चों का पालन पोषण करना है और घर के परिवार के लोगों की सहायता करना है, उनके लिए भोजन बनाना है। तो बिल्कुल उनकी माँ ने भी बिल्कुल लीक से हटकर काम किया कि उनका जो ज्यादातर समय था वो केवल पढ़ाई लिखाई में या बाकी चीजों में बीतता था। उन्होंने बच्चों का पालन पोषण एक आम महिला की तरह कभी भी नहीं किया। और तीसरा, यहाँ पर लेखिका अपनी परदादी का उदाहरण देती है कि किस तरह से उन्होंने हमेशा से ही मंदिर में जाकर एक ही मन्नत मांगी कि उनकी गोदी में अगर अपनी बहू का पहला बच्चा अगर खेलेगा तो वो होगा एक पोती, यानी कि एक कन्या। तो उस समय पर जब लड़की होना परिवार में बहुत ही एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता था कि बेटी हुई है, यानी कि सोचकर ही लोग मुंह टेढ़ा करते थे कि लड़की हुई है। लेकिन उस समय पर भी लेखिका की जो परदादी थी, उन्होंने इस तरह क्या की मन्नत मंदिर में मांगी और मन्नत के साथ साथ उन्होंने लोगों को भी इस तरह का ऐलान लोगों में भी करवा दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी और एक अलग सोच हमें यहाँ पर महिलाओं की दिख रही है। तो इस चैप्टर में और कुछ भी हम बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं, तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे
अपने नेक्स्ट सेशन में। जितना भी आज पढ़ा हुआ है इसको घर पर आप जरूर रिवाइज करेंगे, एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।